स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं अगली मॉक टेस्ट 20। जैसा कि आप लोग जानते हो, रेगुलर बेसिस पर एक मॉक टेस्ट आप लोग लगाते हो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपको काउंट करके बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन खास आपके लिए होता है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। किसी भी स्टूडेंट को या इस क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं, बिकॉज ऑफ दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। यदि हमसे पहले से आप लोग जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें दोस्तों, इस सेशंस में आप लोग 40 से 45 क्वेश्चंस करोगे और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके, जीएस यानी समस्त डिपार्टमेंट से दोस्तों क्वेश्चंस लाया गया है। वीडियो को कंप्लीट देखना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए। आप सभी यदि इसमें से 30+ क्वेश्चन सही कर ले रहे हो तो आप लोग मान लेना आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। यू कैन डू इट, आप परीक्षा को क्रैक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चंस आप लोग देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर साथियों आ गया होगा 1945 में। दोस्तों आप सभी को बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ को शॉर्टकट में यूएनओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूएनओ। आपको बता दें 24 अक्टूबर 1945 में इसकी जो कि स्थापना हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाना। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगला है, जरा ध्यान से देखिएगा। उससे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है। दोस्तों 100 नंबर में से 50 नंबर जीके जीएस का ही पूछा जाएगा, इसीलिए रेगुलर आप लोगों के लिए हम लोग स्ट्रगल करते हैं। आप लोग रेगुलर बने रहिए दोस्तों। आप लोग एग्जैक्ट परीक्षा पेपर में सभी क्वेश्चंस ऐसे देखोगे। दोस्तों आप सभी को बता दें, रीजनिंग इतना इजी आएगा, आप लोग आसानी से देखते ही कर ले जाओगे। यदि जीके जीएस का पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप परीक्षा को क्रैक कर सकते हो। यू कैन डू इट। जी हाँ दोस्तों, और बिकॉज ऑफ आप लोग जानते होंगे मैथ यदि आप बचपन से थोड़ा बहुत भी सीखे हो तो उसमें आसानी से आप लोग 10-5 नंबर उसमें भी ला लोगे। यानी 50 नंबर इसका और 25 नंबर रीजनिंग का, 75 नंबर और 10 नंबर और आप पा जाओगे। 75 10 85 यानी 85 नंबर में से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों कि आपकी सिलेक्शन ना हो। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ रेगुलर बने रहोगे। दोस्तों आपके लिए हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि आप आसानी से परीक्षा क्रैक कर सको। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा दोस्तों, बी ऑप्शन 5। आप सभी को बता दें दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बता दें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। और 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है आपको बता दें, अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन एवं रूस। आपको बता दें शेष 10 अस्थायी सदस्य हैं। 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं 10। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगला है, जरा ध्यान से देखना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, बुतरस घाली। तो दोस्तों निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव बुतरस घाली थे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, जरा ध्यान से देखना। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं आपको बता दें दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय, आपको इसका मतलब पहले बता देना चाहते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का मतलब होता है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। आपको बता दें दोस्तों, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 18 अप्रैल 1946 में हुआ था।
कब हुआ था? 18 अप्रैल 1946 में। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस अच्छा लगे दोस्तों बेशक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, हर दोस्तों के साथ, ताकि समस्त दोस्तों को पूरा बेनिफिट दोस्तों होता रहे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आप लोग इजी से कर सकते हो। आपका राइट आंसर 2 अक्टूबर को। आपको बता दें दोस्तों 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया। तभी से प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था मतलब समझ रहे हो ना दोस्त, प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तास कहाँ का समाचार एजेंसी है आपको बताना है। न्यूज एजेंसी तास कहाँ का है आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा, बिकॉज ऑफ बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है, रूस का। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चीन की संसद का नाम है, चीन की संसद का दोस्तों क्या नाम है? राइट आंसर बताना है। बी ऑप्शन नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद का नाम है। बता दें दोस्तों यह वर्तमान में 2980 सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ी संसद है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिएगा। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बी ऑप्शन राइट आंसर से। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी आपको बताना है वह कौन है? दोस्तों आपका राइट आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू। आपको बता दें दोस्तों वर्ष 1959 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। इसके पश्चात इंदिरा गांधी ने वर्ष 1976 में जो कि इसकी यात्रा किया था। मनमोहन सिंह ने अगस्त 2005 एवं मई 2011 में इसकी यात्रा किया था। और बता दें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में अफगानिस्तान की यात्रा किया था। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन से जरा ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है गुट निरपेक्षता। राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा यदि आपको, तो क्वेश्चन देखकर आप लाइक जरूर करना। दोस्तों आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, देख पा रहे भारतीय प्रेस काउंसिल एक है। दोस्तों भारतीय प्रेस काउंसिल क्या है आपको बता दें दोस्तों, एक है एक प्रकार का बी ऑप्शन है सांविधिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय, यानी आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगला है, जरा ध्यान से देखना। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, आप लोग कर सकते हो। इसका राइट आंसर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर डी ऑप्शन है मैग्मा, मैग्मा कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः ए ऑप्शन प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है भूकंप का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों भूकंप जो आते हैं उसका मुख्य कारण क्या है आपको बताना है। आपको राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन विवर्तनिक, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकांश
विध्वंसकारी भूकंपों का कारण सामान्यतः होता है, यानी बहुत ज़्यादा भयंकर भूकंपों का कारण सामान्यतः क्या होती है, आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा। प्लेट विवर्तनिकी, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं, आपको राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन होगा, समुद्र के नीचे भूकंप आना। दोस्तों यही जो कि सुनामी तरंगे इसी से उत्पन्न होती हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? आपको बता दें दोस्तों, मैक्सिको में स्थित है कौन से ज्वालामुखी? राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा ए ऑप्शन कोलिमा। आपको बता दें कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। भूकंप के परिमाण को मापने के यंत्र को कहा जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डी ऑप्शन। आप लोग इसका आंसर पहले ही जानते होंगे। भूकंप केंद्र के नीचे का एक बिंदु क्या है? दोस्तों फोकस है, यानी डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए। आप सभी को बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है, फोकस। फोकस को आप भूकंप मूल भी कह सकते हैं, यानी भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु जहां से भूकंप साथियों शुरू होता है उसी को कहा जाता है फोकस। फोकस को भूकंप मूल भी आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से रिक्टर स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपको तो मालूम ही है साथियों। सी ऑप्शन, भूकंप का परिमाण नापने के लिए, परिमाण। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या है, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा बी ऑप्शन, कोटोपैक्सी पर्वत। कोटोपैक्सी पर्वत दोस्तों सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है विश्व का। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही रोचक है, ध्यान से देखना। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। आप सभी को बता दें दोस्तों, विषाणु जो कि जीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है, और समस्त जीव जो कि कोशिका से बने होते हैं आप लोगों को मालूम होगा, तो यही कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन अगला है, जरा ध्यान से देखना। प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं, तो दोस्तों क्या है? सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत ही इजी संरचना होती है, आप लोग देखे होंगे दोस्तों, बहुत ही इजी संरचना होती है इसकी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है, तो दोस्तों पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार क्या है? राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा ए ऑप्शन, यूकैरियोटिक कोशिका। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन हर क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? यानी दोस्तों कौन सा कोशिकांग ऐसा है, पादप में तो पाया जाता है, यानी प्लांट में, पौधों में पाया जाता है, लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा ए ऑप्शन, हरित लवक, क्लोरोफिल। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जरा ध्यान से देखना। किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती? किस जीव की कोशिकाओं में, आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर है मानव में जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती। दोस्तों आप लोगों को यदि कोई डाउट हो तो एक बार गूगल कर लेना दोस्तों, आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजी तरीके से बता सकते हो। क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस बहुत ही हार्ड नहीं आती, इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। बी ऑप्शन लाइसोसोम दोस्तों, लाइसोसोम के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण कहा जाता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण दोस्तों क्या कहा जाता है? राइट आंसर आप सभी को बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा। राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? नहीं पाया जाता दोस्तों, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा दोस्तों। आप सभी का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन आप सभी का आ जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं में। जी हाँ दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो दोस्तों केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, आपको बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, क्रोमैटिन धागों का। दोस्तों क्रोमैटिन धागों का। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के लसिका कोशिकाएं किस अंग की बनती हैं? आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों यह लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा, तिल्ली। यानी दोस्तों डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर आ गया होगा, तिल्ली। चलिए दोस्तों आज का यही लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा दोस्तों। अच्छा लगा तो नीचे कमेंट्स करिएगा। वीडियो को